हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बताने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। कुछ जगह अपने आप में एक रहस्य होती है। कोई नहीं जानता उस जगह पर कौन सी घटना घटी थी या आगे कौन सी घटने वाली है। शंभू की मां की तबीयत खराब होने के कारण शंभू अपनी मां को देखने अपने गांव जाने के लिए बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहा था। रात के 8 बज रहे थे। बस अपने समय से आधा घंटा लेट थी। कुछ ही देर में बस आ जाती है। शंभू भी अपने गांव मानकगढ़ के लिए बस में बैठ जाता है। शहर से गांव पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे लगने वाले थे, इसीलिए शंभू कुछ देर आराम करने के लिए अपनी सीट पर आंखें बंद करके बैठ जाता है। कुछ ही देर में कब उसे नींद लगती है उसे भी पता नहीं लगता और वो सो जाता है। करीब 2 घंटे के बाद बस एक झटके के साथ रुकती है और बस में शोरगुल शुरू हो जाता है। शंभू को भी आसपास लोगों की बातचीत से पता चलता है कि बस खराब हो चुकी है। पर रात की बात थी कि कुछ ही दूरी पर एक ढाबा था जहां लोग रुककर आराम कर सकते हैं। बस वाले ने भी कहा अगली बस अब सुबह ही मिलेगी, तो सभी लोग उतर के ढाबे की तरफ चले जाएं। शंभू को तो जल्दी से गांव पहुंचना था और यही कारण था कि वो ढाबे पर नहीं गया और आगे बढ़ गया। उसने सोचा कि कोई ना कोई वाहन मिल जाएगा तो लिफ्ट लेकर आगे चला जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक लाइट के खंभे के मध्यम रोशनी में एक बस स्टैंड दिखा। शंभू तेज कदमी से उस बस स्टैंड पर पहुंचा तो उसने देखा कि बस स्टैंड बहुत ही पुराना और वहां पर एक पत्थर की कुर्सी रखी हुई थी जो कि कुछ टूटी भी हुई थी। वो कुछ सोचता कि तभी उसका मोबाइल फोन बजा तो उसने स्क्रीन पर देखा कि उसके छोटे भाई ने कॉल करा है। वो कॉल रिसीव करके हेलो बोलता है तो उसका छोटा भाई पूछता है कि कहाँ पहुंचे आप और घर कब तक आओगे। शंभू ने बोला कि मैं जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश करता हूँ। माँ तो ठीक है ना। शंभू अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने और कुछ नहीं बोला। शंभू के भाई ने कहा कि माँ अभी तो ठीक है, बार बार बस तुमसे मिलने को कहती है, बड़ी मुश्किल से सोई है, आप जल्दी से पहुंचने की कोशिश करो। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर शंभू कॉल कट कर देता है। वो मन ही मन सोचता है कि बस तो खराब हो चुकी है, तो अब घर कैसे पहुंचूंगा। तभी उसे दूर से किसी वाहन के आने की आवाज सुनाई देती है। जैसे जैसे वो गाड़ी पास आती है तो देखता है कि एक बस है और वो थोड़ी पुरानी सी लग रही है। पर शंभू की नजर उसकी तख्ती पर जाती है जिस पर कि शंभू के गांव के पास वाले शहर का नाम लिखा होता है। शंभू हाथ हिलाकर बस रोकता है और ड्राइवर से पूछता है कि बस मानकगढ़ जाएगी क्या। तो बस वाला हाँ में सर हिला देता है। शंभू बस में चढ़ जाता है और बस का दरवाजा बंद होता है। पर अजीब बात थी कि शंभू को बस के बाहर जितनी गर्मी लग रही थी, अंदर उतनी ही ठंड का एहसास हो रहा था उसे। शंभू सीट पर बैठने के लिए अपनी नजर दौड़ाता है तो उसे बस की आखिर में सीट दिखती है और वहां जाते जाते सीट पर बैठे लोगों को देखता है तो उसे काफी अजीब बात दिखती है। वो ये कि सब लोग काफी ज्यादा शांत बैठे हुए थे। शंभू ने भी सोचा शायद रात का वक्त है इसलिए बस में इतनी खामोशी छाई हुई है। ज्यादा सोचे बिना अपनी सीट पर जाकर वो बैठ जाता है। तभी उसके पास बस का कंडक्टर आता है। शंभू टिकट लेकर अपने पर्स में रख लेता है और थोड़ा आराम करने की सोचता है। बस भी अब अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और बस में एकदम से बस की लाइट जलना बुझना शुरू हो जाती है। शंभू को लगता है कि बस शायद थोड़ी पुरानी है, इस वजह से ये सब दिक्कतें हो रही हैं। रात के 2 बज रहे थे। रात के 2 बज रहे थे और शंभू को नींद आने लगती है।
वैसे भी 2-3 घंटे में गांव आने ही वाला है। यही सोचते हुए उसकी आंख लग जाती है। लगभग 1 घंटे के बाद शंभू को बस में झटके महसूस होते हैं और उसकी आंखें खुल जाती हैं। उसे लगता है रास्ते में शायद छोटे मोटे गड्ढे होंगे जिस कारण बस में झटके लग रहे हैं। लेकिन फिर वो बाहर देखता है तो हल्की रोशनी में उसे दिखता है कि बस किसी हाईवे या सड़क पर नहीं, बल्कि वो तो पेड़ से घिरे घने जंगल के कच्चे रास्तों पर थी, जहां ड्राइवर बहुत ही रफ्तार से बस दौड़ा रहा था। शंभू अपनी सीट पर बैठे बैठे ही ड्राइवर से बोलता है कि ये बस जंगल में कहाँ ले जा रहे हो, कोई सड़क नहीं लगती है तो। बोलते बोलते ही शंभू को एक जोरदार धक्का लगता है तो सीट से गिरने से बचता है। वो देखता है कि उसके आसपास के लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं और कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। सभी बस पत्थर की मूर्ति की तरह शांत बैठे हुए हैं। शंभू अपनी सीट पकड़कर अपनी जगह से उठकर ड्राइवर तक जाने की कोशिश करता है और वो एक एक कर सभी सीट को पकड़कर आगे बढ़ता है। वो सभी को देखते हुए आगे बढ़ रहा था और सभी से कह भी रहा था कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, पर कोई भी शंभू की बात का जवाब नहीं दे रहा था। बस सभी अपने चेहरे पर एक सर्द मुस्कान लिए शंभू को एकटक देख रहे थे, जैसे किसी को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शंभू ड्राइवर के पास वाली सीट को पकड़कर बस में बैठे सभी लोगों से बोलता है, कोई कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा? क्या आप सभी लोगों को मरना है क्या? फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता और उसी समय बस की लाइट एक बार फिर से जलती और बुझती है और तब शंभू को सभी के चेहरे साफ दिखाई देते हैं और उन सभी के चेहरे जल इकट्ठे होते हैं। उन सभी को देखकर वो घबरा जाता है। शंभू बस ड्राइवर की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि कौन हो तुम और ये बस इस जंगल में कहाँ जा रही है? तभी बस का ड्राइवर अपना सर घुमाकर शंभू से सर्द आवाज में बोला, अरे साहब, वहीं जा रही है जहां रोज जाती है, आप ही गलत बस में चढ़ गए। ड्राइवर और कुछ कहता, शंभू तो उसे इस तरह बोलता देखकर ही बस के फर्श पर गिर पड़ा। उस ड्राइवर का पूरा शरीर नहीं, सिर्फ सर घूम गया था शंभू की तरफ। शंभू अपने आप को संभल कर जैसे तैसे उठ खड़ा हुआ और बस में बैठे सभी लोग अपनी सीट से उठकर उसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। शंभू उन सभी से डरते घबराते हुए बोलता है, कौन हो तुम? देखो मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं। शंभू की बात पूरी होती उससे पहले ही वो बस ड्राइवर, जिसका सर अभी भी शंभू की तरफ घूमा हुआ था, वो तेजी से बस दौड़ाया जा रहा था और एक बार फिर से वो बोलता है, नहीं तो आप क्या कर लोगे? शंभू घबराते हुए थोड़ी हिम्मत बटोरकर बोला, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। पर किसी को शंभू की बात का कोई असर नहीं पड़ा। वे सभी उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। शंभू समझ गया था कि वो फंस चुका है। वो जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ, मुझे जाने दो, मुझे मेरी माँ से मिलना है, वो घर पर मेरा इंतजार कर रही है। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और तभी उसे वो लोग जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे वो रुकते हुए दिखाई देते हैं। उन सभी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी जो शंभू को और डरा रही थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और तभी शंभू के मन में न जाने क्या आता है। वो पीछे मुड़कर बस ड्राइवर की तरफ देखता है और पाता है कि बस एक खाई की तरफ जा रही थी। सभी लोगों के साथ वो बस का ड्राइवर भी जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन ये हंसी शंभू को मौत की गूंज की तरह सुनाई दे रही थी। शंभू आगे कुछ कहता या करता, वो बस के साथ खाई में गिरने लगता है और जोर से चिल्लाता है, नहीं। तभी शंभू को एकदम से अपने चेहरे पर नमी महसूस होती है और वो जैसे एकदम से बेहोशी से जागता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने दो अनजान व्यक्तियों को खड़ा पाता है और उन दोनों में से एक के हाथ में पानी की बोतल थी और वो उससे बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? मैं पास ही के ढाबे वाला रामू और मेरे साथ है छोटू, हम दोनों यहाँ से अपने ढाबे जाने के लिए गुजर रहे थे तो तुम यहाँ आंख बंद करे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। नहीं नहीं, तो हमने तुम पर थोड़ा पानी छिड़का, तब जाकर तुम होश में आए। तभी डरा घबराया हुआ सा शंभू बोला, मैं उस खाई में
उस बस के साथ। वो बस कहाँ है? कौन सी बस और खाई? ये क्या बोल रहे हो? यहाँ कोई बस नहीं आती, ये रास्ता तो सालों से बंद है। नहीं, मैं कल रात यहाँ इसी रास्ते पे आई बस में चढ़ा था और फिर वो बस एक जंगल में चली गई और एक खाई में गिर गई। ये एक बस स्टैंड है, यहाँ बस नहीं आएगी क्या भला? तभी ढाबे वाले के साथ खड़ा छोटू बोला, अरे साहब, यहाँ के बारे में कहते हैं कि यहाँ भूत प्रेत का साया है। 12 बजे के बाद अतृप्त आत्माएं यहाँ घूमती हैं। सालों से बंद है ये रास्ता, सारी बसें दूसरे रास्ते से जाती हैं। क्या बकवास कर रहे हो? भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता। अब ये तो आपके मानने या ना मानने पर है। अगर ऐसा है तो कल रात जो आपको बस मिली थी जिसकी आप बात कर रहे हो, क्या वो भी एक वहम या झूठ है? तभी वो ढाबे वाला रामू बोला, चुप कर छोटू, साहब ने कहा ना कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, बस कर। और साहब, आप हमारे ढाबे पर चल के थोड़ा आराम करो। बताओ आपको कहाँ जाना है? वो मुझे मानकगढ़ जाना है। अरे साहब, थोड़ी देर में बस आने वाली होगी। रोज सुबह 6 बजे निकलती है मेरे ढाबे के पास से, 15 मिनट में बस आती होगी। तब तक आप हमारे ढाबे पर चलकर आराम कर लो। शंभू ने सोचा शायद जो कुछ उसके साथ हुआ वो बस एक वहम था और वो वहां से ढाबे वाले के साथ उसके ढाबे पर चला आता है। उसके साथ कल रात खराब हुई बस से जो यात्री उतरे थे वो सब भी अभी वहीं बैठकर बस का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद शंभू के गांव जाने वाली बस वहां पर आ जाती है। वो सभी के साथ 6 बजे वाली बस में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि क्या उस ढाबे पर काम करने वाले उस लड़के की बात सच थी? सच में इस बस स्टैंड पर भूत प्रेत का साया है। ये सब सोच ही रहा था वो कि बस का कंडक्टर उसकी सीट के पास आता है और शंभू टिकट लेने के लिए अपने पर्स से पैसे निकालता है। तभी उसके हाथ में पैसों के साथ एक टिकट निकलता है। उस टिकट को देखकर शंभू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये वही टिकट था जो कल रात उसने उस बस के अंदर लिया था जो खाई के अंदर गिरी थी। शंभू उस टिकट को देखकर सोच में पड़ जाता है कि कल रात जो उसके साथ हुआ वो सच था या वहम। अगर वो उसका वहम था तो वो टिकट उसके पास कैसे थी? अगर सच था तो उस खाई में गिरने के बाद भी वो जिंदा कैसे है? और वे लोग कौन थे जो उस बस के अंदर थे? इन्हीं सब सवालों और उलझनों के साथ शंभू अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। आपको क्या लगता है, शंभू के साथ जो घटना हुई वो सच थी या फिर बस एक वहम? अपने विचार कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। हालांकि इस घटना में जो कुछ भी हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा और उसे महसूस करा, बट इस सब के होने के पीछे का कारण मैं नहीं था। अपने आप को इस पूरी घटना में मैं बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखता हूँ, जिसके सामने ये घटना, या फिर अपने शब्दों में कहूँ तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ और मैंने इसे ऑब्जर्व करा। और आज मैं आपको वही घटना बताने जा रहा हूँ। जैन मेरे कॉलेज का एक सीनियर ईयर का स्टूडेंट था और एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद हम दोनों फ्रेंड्स बन गए। हम दोनों को ही पैरानॉर्मल चीज़ों में काफ़ी रुचि थी। इवन हमारी फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग भी इसी वजह से हुई। हम पैरानॉर्मल चीज़ों पर अक्सर बातें किया करते थे, बट कुछ बातें ऐसी भी थी जिनमें हम दोनों की सोच मिलती नहीं थी। जैन अपनी सोच में ही रहने वाला एक लड़का था जिसे बाकी लोगों के ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी एक बात थी जो कि वो हमेशा कहा करता था, हर एक बीती हुई घटना, चाहे वो कुछ भी हो, छोटी से छोटी घटना क्यों ना हो, बट वो हमेशा किसी न किसी तरह से ज़िंदा ज़रूर रहती है। और यही कारण है कि कई बार अगर हम अच्छे से कोशिश करें तो हम उन घटनाओं को वापस जी सकते हैं। एक और बात जो वो बोलता था वो ये कि कोई भी घटना किसी की यादों से तब तक पूरी तरह से नहीं मिटती जब तक उस घटना में शामिल लोग मर ना गए हों और उनका पुनर्जन्म ना हो गया हो। ये बातें शायद आपके लिए अभी ज़्यादा सेंस नहीं बना रही होंगी। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही था, पर मैं आपको बताता हूँ। जैन के मुताबिक हर एक घटना जो कि पास्ट में हुई है उसकी अपनी एक ऑरा होती है, और जब कोई अपनी कला से, अपनी तंत्र विद्या की मदद से इस घटना को याद करता है, उसमें जाने की कोशिश करता है,
तो वो उस घटना को अपनी आंखों के सामने होता देख सकता है। जितनी ज़्यादा उस घटना की ऑरा होगी उतना ही ज़्यादा चांस रहेगा कि आप उसे अच्छे से देख पाओगे। उसके मुताबिक कुछ घटनाओं की ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि किसी दुर्घटना की, किसी की मौत की, या फिर और भी इससे कुछ भयानक। और क्योंकि इन घटनाओं की ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यही कारण है कि वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से अपने आप को हमारे सामने ला पाती है, यानी कि हम उन्हें बार बार महसूस कर पाते हैं। और उसके मुताबिक इन्हीं चीज़ों को हम कहते हैं हॉन्टिंग, यानी कि कोई भूत या एक्सपीरियंस। इनकी शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल भी नहीं कर पाते और ये अपने मुताबिक हमारे सामने आ जाती हैं। बस यही वो पॉइंट था जिसके ऊपर मैं जैन से कभी एग्री नहीं करता था, क्योंकि मेरा इस थ्योरी में ज़्यादा बिलीव नहीं था। बट मुझे इतना ज़रूर पता था कि जैन के पास कई हज़ार मंत्र हैं और कहीं ना कहीं वो एकदम अलग तरह का बंदा है, सबसे अलग। इवन तो उसकी बातों पर मैं बिलीव नहीं करता था, बट उसने कई बार इस चीज़ को प्रूव करा था कि वो पास्ट को देख सकता है। और इस बात से सच में मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वो कभी भी ऊर्जा बोर्ड या फिर ऐसी कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता था जिससे हम मानते हैं कि हम भूतों से संपर्क कर सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम से उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि एटलीस्ट बस एक बार मेरे सामने वो अपने सेशन को करे ताकि मैं उसे देख सकूं। और काफ़ी ज़्यादा मनाने के बाद आखिरकार वो एक दिन इस काम के लिए मान गया। एक बात थी, भले ही वो पहले मान नहीं रहा था, बट जब वो माना तब वो मुझे पूरी तरह से अपनी बातों को समझा रहा था, उन्हें बता रहा था। उसने कहा कि वो बस दूसरी बार अपने घर की पास्ट की यादों में देखने की कोशिश करेगा। इससे पहले बस वो एक ही बार ऐसा करा है। वैसे उसने बोला कि इन सब कामों के लिए उसके पिताजी का दूसरा घर जो कि गोवा के पास है वो काफ़ी ज़्यादा सही था, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम 2 दिन का सफ़र करके वहाँ जाएं और फिर वहाँ से वापस भी आएं। तो इसी तरह जब एक वीकेंड पर जैन अपने घर पर अकेला था तब हमने इस एक्सपेरिमेंट को करने का फ़ैसला करा। उसने बताया कि एक बार अगर वो देखना शुरू करेगा तो उसका इस चीज़ पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा कि वो क्या देखता है। उसने कहा कि मौसम, जगह, चांद की स्थिति, बाकी के तारों की स्थिति पर यह बात डिपेंड करती है कि उसे कौन सी घटना या फिर क्या चीज़ दिखने वाली है। फ्राइडे नाइट को डिनर करने के तुरंत बाद मैं उसके घर पर चला गया। मैं उसके रूम में गया तो मैंने देखा कि वो ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था और वहाँ पर लाइट भी ज़्यादा तेज़ नहीं लगी हुई थी। एक्चुअली उसने मेन लाइट को ऑफ कर रखा था और एक रेड कलर की छोटी सी लाइट लगा रखी थी जो कि डिम थी। उसके कमरे में एक बड़ी सी तांबे की प्लेट रखी हुई थी जिसके आधे हिस्से पर किसी खास तरह की चीज़ से मानो पेंट जैसा कुछ करा गया था। इसके अलावा उस प्लेट का जो बीच वाला गोल वाला हिस्सा था उसमें भी कुछ तो लगा हुआ था जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा था। उसके हाथ में एक बड़ी सी पॉलीथीन भी थी जिसमें सामान था जो कि उसे इस सब काम के लिए चाहिए था। कुछ सेकंड मेरी ओर देखने के बाद उसने अपनी उस पॉलीथीन से एक चौक निकाली और ज़मीन पर एक रेक्टेंगल बना दिया। वो रेक्टेंगल उस तांबे की प्लेट के चारों ओर बनाया गया था, थोड़ी जगह को छोड़कर। उसके बाद उसने प्लेट में आटे की बनी हुई छोटी छोटी सी गोलियों को वहाँ पर रखा। फिर उसने एक कोयले का छोटा सा टुकड़ा निकाला और रेक्टेंगल के बाहर कुछ सिंबल्स बनाने लगा जो कि मेरी समझ से बाहर थे। फिर उसने रेक्टेंगल के चारों कोनों पर 4 नींबू रख दिए और उसके बाद चारों में ही एक पतली वाली पिन लगा दी। फिर उसने रोली का टीका मेरे माथे पर और अपने माथे पर लगाया, बाकी का उसने हवा में छिड़क दिया। उसने कहा कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद वो मेरे साइड में पालथी मारकर बैठ गया और अपने मंत्रों की मोटी वाली डायरी को उसने अपने सामने रख दिया। एक बार शुरू करने से पहले उसने मुझसे कहा कि कमरे में जो कुछ भी हो मुझे ना तो उस पर ध्यान देना है और ना ही कुछ देखना है और ना कुछ सुनना है। मुझे बस एक जगह पर फोकस रखना है, वो उस प्लेट के ऊपर, उस प्लेट के बीच वाले हिस्से में। वो बीच वाला प्लेट का हिस्सा उसके ऊपर लगे हुए किसी खास चीज़ के कारण इतना ज़्यादा शाइनी हो गया था कि उसमें मेरे को अपना फेस साफ दिख रहा था। मैंने उससे एक्साइटमेंट के साथ पूछा, क्या
इस प्लेट के अंदर हमें कुछ दिखेगा। उसने बस अपना सिर हिला दिया। अब वो शांति से बैठा और दोनों हाथों को जोड़कर उसने मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। पहले उसने एक प्रार्थना शुरू करी। ये पूरी तरह से संस्कृत में नहीं थी, बट ऐसा लग रहा था कि संस्कृत और किसी और भाषा का भी उसमें मिश्रण था, जो कि मैं समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर में उसने लगातार तेज तेज मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर लगातार मंत्र पढ़ने के बाद जैन ने अपनी पॉलिथीन से एक मोमबत्ती निकाली और उसे जला दिया। उसने एक एक करके ऐसी कई सारी मोमबत्तियाँ निकाली, लेकिन उसने हर एक मोमबत्ती को देखा नहीं कि वो जल रही है या नहीं। वो बस उसे मानो हल्के से पल के लिए आग के पास ले आता और फिर तुरंत रख देता। उनमें से कुछ जलती और कुछ नहीं। शुरुआत के कुछ मिनट तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, और तब मुझे एकदम से ऐसा लगने लगा कि हमारे आसपास कुछ है, कुछ अलग सा। इसे मैं डरावना या फिर ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, बट ये किसी तरह की एनर्जी थी जिसे शायद मैं फील कर पा रहा था। अब मुझे धीरे धीरे हल्की सी कहीं से आवाज़ आने लगी, बट मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि आवाज़ थी किस चीज़ की और कहाँ से आ रही थी। बट अब भी मुझे प्लेट के बीच में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब मेरे को जैन की बात याद आई कि मुझे अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना और बस प्लेट को देखना है। जैन भी अब एक तरीके से ट्रांस जैसी स्टेट में चला गया था। अब वो अपनी किताब को नहीं देख रहा था मंत्रों के लिए। उसकी आंखें मानो बस सामने देख रही थी, कुछ इस तरीके से कि उसका ध्यान कहीं और ही है, और वो खुद ब खुद मंत्रों को पढ़े जा रहा था। कुछ मिनट के बाद वो बार बार अपनी पॉलिथीन से एक ब्लैक कलर का पाउडर निकालता और वो उसे उस आग में डाल देता। अब तक भी मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, बट मुझे एक बात का पता था कि अगर मैंने कहीं अपने आप को इधर उधर भटकने दिया तो शायद ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे दिमाग में इधर उधर की बातें लगातार आ रही थी, और तब एकदम से ही वो हुआ। ऐसा नहीं था कि पहले कुछ हुआ हो। मानो एक पल के लिए वो प्लेट बिल्कुल खाली थी और उसके बाद अगले ही पल मुझे वहाँ पर कुछ दिखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो प्लेट नहीं बल्कि एक टीवी बन गई हो। इस चीज़ के होने की बस एक खबर जो मुझे लग रही थी वो वहाँ की स्मेल से। वहाँ पर मुझे एक भुनी हुई मछली की स्मेल आ रही थी। जो पहली चीज़ मैंने उस प्लेट के अंदर देखी वो था एक स्टोव और उसके साइड में एक छोटा सा लालटेन। उस स्टोव पर कुछ पकाया जा रहा था और ज़मीन पर एक प्लेट में काफ़ी सारी मछली रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो मछली काफ़ी ज़्यादा अजीब तरह से हिल रही थी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो मछलियाँ अब भी ज़िंदा सी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं वहाँ का लाइव टेलीकास्ट देख रहा हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर मुझे सब कुछ बिल्कुल साफ दिख रहा था, बट बस एक छोटी सी जगह का। बैकग्राउंड में कहीं पर एक रेडियो चल रहा था जिसमें कुछ पुराने हिंदी गाने चल रहे थे। आसपास का माहौल देखकर जितना मैं अंदाज़ा लगा पा रहा था वो माहौल मुझे 40-50 साल पहले का लग रहा था, जो कि किसी मिडिल क्लास फैमिली का घर लग रहा था। ज़मीन पर एक औरत जो कि मिडिल एज की थी वो बैठी हुई थी और शायद वो किसी से बात कर रही थी। उसने एक बिल्कुल सिंपल सी साड़ी पहन रखी थी और उसके शरीर पर बिल्कुल भी ज्वेलरी नहीं थी। मुझे ये तो नहीं दिख पा रहा था कि वो किससे बात कर रही हैं, क्योंकि वो कहीं दूसरी तरफ खड़ी थी, बट वो एक औरत की ही आवाज़ थी और उनकी बातचीत से पता लग रहा था कि वो औरत भी शायद उन्हीं की एज की है। यह सब देखने के बाद एक पल के लिए मेरा ध्यान रूम के अंदर गया कि वहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। रूम में हर तरफ मुझे एक अजीब सी धुंध दिख रही थी। सैन का फेस बिल्कुल वैसा ही था जैसे वो पहले देख रहा था, और वो भी अपने मंत्रों को लगातार पढ़ रहा था। बीच बीच में वो बस प्लेट की ओर देखता और उसके बाद फिर से सामने देखने लगता। मुझे नहीं पता कि शायद वो खुद से कुछ देख भी रहा था या फिर नहीं। इसके बाद उसने अपनी पॉलिथीन में से कुछ कड़ा या फिर ऐसा ही कुछ निकाला और उसे उसने अपने हाथ में टाइट से दबाने लगा। अब रूम में काफ़ी ज़्यादा ठंडक बढ़ गई थी। मैंने अपना ध्यान वापस से उस प्लेट के ऊपर लगाना शुरू करा। मैं अब उनकी बात सुनने की कोशिश करने लगा कि वो आखिर किस बारे में बात कर रही हैं। बातें सुनकर लग रहा था कि वो किसी शादी के बारे में बात कर रही थी, जो कि हाल फिलहाल में ही हुई है। वो जो दूसरी लेडी वहाँ पर कहीं खड़ी थी वो बोल रही थी कि सब कुछ अच्छे से निपट गया और बड़े बूढ़े भी खुश हैं। पता नहीं क्यों धीरे धीरे आवाज़ ऐसा लगने लगा कि धुंधली सी होने लगी और उनकी बातचीत
खुशी से बढ़कर कुछ दुख की बात में चली गई, क्योंकि उनका मुंह ऐसा ही लग रहा था। और तभी एकदम से काफ़ी तेज़ आवाज़ आई, मानो कोई ज़मीन पर काफ़ी ऊंचाई से गिरा हो। और फिर मुझे किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, कोई औरत जो कि दर्द से कराह रही थी। आवाज़ सुनकर लग रहा था कि शायद वही औरत थी जो कि वहाँ पर पहले से खड़ी थी। बट हैरानी की बात थी कि अगर वो वहीं पर खड़ी थी तो उसकी ऐसी आवाज़ कैसे आई कि वो बहुत ऊपर से नीचे गिरी है। वो औरत जिन्हें अपनी आंखों से देख पा रहा था, वो एकदम से उठी और भागते हुए उस तरफ जाने लगी जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मुझे अब गुस्से से चिल्लाने की और दर्द की लगातार आवाज़ आ रही थी। तब एकदम से मुझे किसी के खांसने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि ये वहाँ से नहीं आ रही है, बल्कि ये जैन था, जिसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था और अब वो मंत्र भी नहीं पढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो गया था। उसने मेरी ओर इशारा करा और अपनी आंखों को बंद करते हुए मुझे भी इशारा करा कि मैं भी ऐसा ही करूं। पहले मैंने मना करा, बट जैसा उसने कहा मैंने फिर वैसा ही करा। 1-2 सेकंड के बाद उसने मंत्र पढ़ना फिर से शुरू करा, खांसते खांसते ही। धीरे धीरे अब उस रूम की जो ठंडक थी वो कम हो रही थी। कुछ 1 मिनट के लिए मानो मैं भी कहीं खो सा गया था और मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। जब मैं वापस से होश में आया तो मैंने देखा कि जैन खड़ा होकर एक जग में से पानी पी रहा है। वो जो प्लेट रखी थी वो बिल्कुल साफ थी अब, और अब मुझे उसमें बस अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा था। बाकी का माहौल भी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। अब मैंने जैन की हेल्प करी बाकी के सामान को ठीक करने में। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा था और यही सोचकर मैंने उससे और कोई बात नहीं पूछी उस दिन। अगले दिन जब मैंने उससे पूछा तो वो भी उस सीन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाया। उसने बताया कि कई बार ऐसी चीज़ों को देखते टाइम आपके शरीर को भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और अगर कोई ऐसा इंसिडेंट वहाँ पर हो जाए जिसमें कि आपकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चली जाए तो आप रियल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा थक जाते हो और आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। हम दोनों ने बातों बातों में सोचने की कोशिश करी कि आखिर हमें वो एक पर्टिकुलर घटना ही क्यों दिखी। बट जैन इस बात को लेकर श्योर था कि ये वही जगह थी जहाँ पर अभी हम थे। भले ही वो उस टाइम पर कोई पुराना सा घर लग रहा था, बट उसने बताया कि जहाँ पर अभी वो हैं, जिस फ्लैट में, ये कुछ साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है। वो एक 6 मंजिला इमारत थी। इसके बाद मुझे जैन की बातों पर तो कम से कम पूरी तरह से यकीन हो गया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल अलग तरह का एक्सपीरियंस था जो कि मैंने अपनी लाइफ में करा है। इसके बाद मैंने कभी भी जैन की थिंकिंग का मजाक नहीं उड़ाया। इसके बाद काफ़ी बार बोलने के बाद मैंने जैन को एक बार फिर से मना लिया, एक बार फिर से उसके सेशन में शामिल होने के लिए, और इस बार मैं उसके गांव जाने वाला था। खैर, आज के लिए लिखते लिखते ये घटना काफ़ी लंबी हो गई है। वो वाली घटना मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। मैं विपुल। ये घटना मेरे गांव सिरगढ़ की है। ये घटना वैसे तो गांव में भुला दी गई है, लेकिन मैं इस घटना को कभी नहीं भूल सकता, इसीलिए आज मैं इसको आपसे बताने जा रहा हूँ। मेरे गांव में कहा जाता था कि इस गांव को बसाने वाले ज़मींदार की बेटी रूपा उसी गांव के एक लड़के रमेश को पसंद करती थी, और रमेश भी रूपा को पसंद करता था। रमेश ने इस बारे में अपनी माता से बात करी तो उन्हें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, पर उन्हें अनुमान था कि रिश्ता होना कठिन था। लेकिन बात यहाँ रूपा की थी। रूपा की माँ का देहांत तो बचपन में ही हो गया था, इसीलिए उसने इस बारे में जैसे तैसे हिम्मत करके अपने पिता को बताया। उसके पिता ने उसकी बात सुन रमेश और उसके परिवार वालों को अपने घर पर बुलवाया। रमेश के परिवार में उसकी माँ और उसके पिताजी ही थे। जमींदार ने उन्हें अपने घर में बुलाया तो था, पर शादी की बात करने के लिए नहीं, बल्कि जमींदार ने उनको उनका अपमान करने के लिए बुलाया था। जमींदार ने रमेश के परिवार का अपमान करते हुए कहा कि तुम्हारा और हमारा कोई मेल नहीं है। तुम गांव के एक छोटे से किसान और मैं एक जमींदार हूँ। ये रिश्ता असंभव है। हमारे घर से रिश्ते के बारे में तुम लोगों ने सोच कैसे लिया? रूपा की शादी मैं अपनी बराबरी और अपने हैसियत वालों से करूँगा। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। रमेश कुछ कहता इससे पहले ही उसके पिता ने उससे कहा, देखा ना, मैंने तुझसे कहा था ये रिश्ता संभव नहीं है, पर तेरी वजह से हम ये सब भी सुन लिए। अब चुप कर घर चल, भूल जा उसको। इतना कहकर रमेश के पिता उसे लेकर घर चले गए। रूपा ने ये सब सुना तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई, पर वो अभी कुछ भी नहीं कर सकती थी।
दूसरी तरफ जमींदार ने अपनी बेटी रूपा का विवाह कहीं और तय कर दिया। रूपा को जब इस बात का पता चला तो उसने अपने पिता के खिलाफ जाकर रमेश से भागकर शादी कर ली। इस बात से नाराज जमींदार ने अपने आदमियों से उन दोनों को खोज कर लाने के लिए कहा और कहा कि जब भी वो दोनों मिल जाए तो दोनों को रस्सी से बांधकर गांव की चौक पर लाया जाए। वो दोनों भी छुप नहीं पाए और उन दोनों को पकड़ लिया गया और जैसा उसने कहा था वैसा हुआ भी। अपनी बेटी की लाख मिन्नतों के बाद भी जमींदार का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजा। वो तो अपनी शान और घमंड के आगे चूर था। उसने तो अपनी बेटी के ससुराल वालों को भी बंदी बनाकर चौक में इकट्ठा कर दिया और गांव में ऐलान करवाया कि कोई भी इन लोगों की मदद नहीं करेगा और कोई भी अपने घर का दरवाजा इनके लिए नहीं खोलेगा। उस दिन अमावस्या की काली रात थी। हर तरफ अंधेरा बसा हुआ था और ये अमावस्या की रात गांव वालों के लिए एक श्राप बनने वाली थी। गांव वाले भी जमींदार की ताकत और ओहदे से खौफ खाते थे और वहां सिर्फ उसका ही कानून चलता था। गांव के सभी लोग जमींदार से कर्ज लेकर उसके गुलाम बन गए थे, इसीलिए कभी भी कोई उसके खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वो जमींदार उस रात अपनी बेटी रूपा और अपने दामाद रमेश और उसके माता पिता को जिंदा जलाकर मारने जा रहा था। पर जमींदार की बेटी ने जैसे तैसे रस्सी खोल ली और जैसे ही वो अपने पति और बाकियों को छुड़ाने गई, उसके पिता ने उसे वहां से दूर कर उसकी आंखों के सामने उसके पति रमेश और उसके परिवार वालों को जिंदा जला दिया। ये नजारा देखकर रूपा चीखने लगी और काफी तेज तेज रोने बिलखने लगी, पर उस पूरे गांव में किसी ने भी उसकी मदद की आवाज ना तो सुनी और ना ही कोई आगे बढ़ा। गांव का चौक उसके पति और उसके परिवार की चीख से गूंज उठा। उस पूरे गांव में सिवाय उनकी चीखों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। जमींदार की बेटी ने गांव के हर एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी, पर किसी ने भी जमींदार की बेटी की कोई मदद नहीं करी। अंत में जमींदार की बेटी ने उसी गांव के कुएं में मौत की छलांग लगा दी। पर कुएं में कूदने से पहले रूपा ने कहा, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दूसरे दिन रात में जमींदार की मौत हार्ट अटैक से हो गई और उसके सारे आदमियों ने भी गांव के पास उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। उसके बाद इस गांव को किसी श्राप ने मानो जकड़ लिया और इस घटना के बाद गांव के सभी लोग हर अमावस्या को अपने दरवाजे पर देर रात एक दस्तक को सुनते थे। उस दस्तक को सुनकर जो भी दरवाजा खोलता था उसे वही भयानक और खूनी नज़ारा दिखता जो जमींदार की बेटी ने देखा, और उसके बाद वो व्यक्ति खुद ही न जाने क्यों गांव के कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता। जिस कुएं में रूपा ने अपनी जान दी थी, वैसे वो कुआं रूपा के कूदने के बाद बंद करवा दिया गया था, पर फिर भी जब कोई उस कुएं में अपनी जान देने जाता तो पहले से ही उसे खुला मिलता। कुछ दिनों तक गांव में ऐसा ही डर और खौफ का माहौल बना रहा। गांव के लोग गांव छोड़कर अब जाने लगे। इस सबसे परेशान गांव के एक पंडित ने ये सब रोकने के लिए अलग अलग गांव से कुछ विद्वान पंडितों को बुलाया और उस गांव में पूजा करवाई और गांव के कुएं को मंत्रों की शक्ति से बंद कर दिया और कहा, हर अमावस्या की रात को गांव के हर एक घर में एक दीपक जलाया जाए और कोई भी घर के दरवाजे पर 12 बजे के बाद दस्तक दे तो दरवाज़ा बिना नाम और पहचान जाने नहीं खोलना है, चाहे जो कुछ भी हो। ये कहानी मेरे पिताजी ने तब बताई थी जब मैं 15 वर्ष का था, क्योंकि मैं माँ को हर अमावस्या को ऐसा करते हुए देखता था। मैं कई प्रश्न करता था, इसीलिए मेरे पिताजी ने ये कहानी मुझे बताई, पर मैं इन सब बातों को नहीं मानता था। मैं बहुत जिज्ञासु था। मुझे जानना था कि गांव की कहानी सच में है या फिर सिर्फ लोग अपनी बातें बनाते हैं, और मुझे ये बात जानने का मौका भी मिला। उस दिन अमावस्या की रात थी। माँ और पिताजी को अचानक से नाना जी की तबीयत खराब होने की खबर मिली और उन्हें अचानक ही दूसरे गांव जाना पड़ा, पर वो मुझे नहीं ले जा सकते थे क्योंकि दूसरे दिन मेरी परीक्षा थी। इसी वजह से पिताजी ने और माँ ने मुझे घर पर ही रहने को कहा और मेरा ध्यान रखने के लिए हमारी पड़ोस वाली चाची को बोल दिया। इसके अलावा उन्होंने मुझे रात में उन्हीं के घर सोने के लिए कहा। मैंने माँ से उस समय तो हाँ कह दिया, पर मैं बाद में
चाची को जैसे तैसे मनाकर अपने चचेरे भाई के साथ योजना बनाकर अपने घर में ही रहने को मनवा लिया। मेरा चचेरा भाई मृदुल मेरी ही उम्र का था और वो भी मेरी तरह भूत प्रेत को देखने में दिलचस्पी रखता था। आज अमावस्या की रात थी और हमारे पास मौका भी था गांव की उस कहानी को जानने के लिए। हमने सोने से पहले दीपक को नहीं जलाया। हम बस दरवाजे पर होने वाली दस्तक का इंतजार कर रहे थे और वहीं बैठे थे। बैठे बैठे कब हम दोनों की आंख लग गई हम दोनों को पता ही नहीं चला और कुछ घंटों के बाद लगभग रात के करीब 1 बजे घर पर दस्तक हुई। गहरी नींद में होने के कारण हम दोनों ने ही उस दस्तक को अनसुना कर दिया, पर कुछ देर बाद फिर से ये दस्तक तेजी से हुई और इस बार दस्तक के बाद मदद की पुकार भी आई और बाहर से दर्द भरी चीखें भी सुनाई दी। तभी अचानक से मेरी आंख खुल गई और मैंने मृदुल को भी उठाया। हम दोनों ही अपने कान दरवाजे से सटाकर सुन रहे थे, पर समय के साथ वो चीखें और भी बढ़ने लगी और उसी समय दरवाजे की होती दस्तक भी बंद हो गई। तभी मैंने धीरे से दरवाजा खोलना चाहा तो मृदुल ने कहा, मरवाएगा क्या? हमें पता चल गया है कि ये कहानी सच है, फिर तो दरवाजा क्यों खोल रहा है? मर जाएंगे हम लोग। तो मैंने कहा, बस मुझे एक बार उन सबको देखना है, तू रुक ना यार। इतना कहकर मैंने दरवाजा खोला तो बाहर का नजारा देख मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा रूपा अपनी आंखों के सामने अपने परिवार वालों को जलता देखकर रोई जा रही थी। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे देख किसी का भी दिल पसीज जाता, पर उसके पिता पर तो असर ही नहीं हुआ। रूपा अपने कदम अब गांव के कुएं की तरफ बढ़ा रही थी, जिस कुएं में कूदकर उसने अपनी जान दी थी। वो सारा दृश्य जो उस अमावस्या की रात घटा था, ये मेरी आंखों के सामने फिर से दोहरा रहा था खुद को। मैंने मृदुल से कहा कि तू रुक, मैं आता हूं। तो मृदुल ने कहा, तू अब बाहर क्यों जा रहा है? मैंने बोला, मैं उसे बचाने जा रहा हूं, मैं अपनी आंखों के सामने किसी को मरने नहीं दूंगा। तो मृदुल ने कहा, वो पहले ही मर चुकी है, अगर तू उसके पास गया तो तुझे ही मार देगी। पर मुझे न जाने क्या हुआ और बिना कुछ सोचे समझे मैं उसे बचाने के लिए चला गया, जो पहले से ही मर गई थी। मैं रूपा के पास गया, तब वो कुएं में कूदने को तैयार ही थी। तो मैंने आवाज लगाकर कहा, रुकिए रूपा दीदी। तभी रूपा ने पीछे मुड़कर मुझे देखा। मैं 15 साल का दुबला पतला लड़का जो अपनी दोनों आंखों को आंसू से भरकर बोलता है, दीदी ऐसा मत करिए। तो रूपा मुझे इस तरह रोते हुए देखकर मेरे पास आकर कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, वरना बाकियों की तरह मैं तुम्हें भी मार दूंगी। मैंने कहा, मैं भी इसी गांव में रहता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, आपको इस दुख में छोड़कर मैं नहीं जा सकता दीदी। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तो मैंने कहा, किस बात का डर? जो खुद इतना दुखी है, अपनी जान देने जा रहा है, उससे किस बात का डर? मुझे डर नहीं लग रहा आपसे, आप प्लीज मत करिए ऐसा। तब रूपा मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बोली, तुम जितने मासूम हो उतने ही समझदार। मेरे बारे में जानने के बाद भी यहाँ चले आए मेरी मदद करने के लिए। तुम वो पहले हो जिसने मेरे पिता की बात को नकारा है, जिसने मेरी मदद के लिए दरवाज़ा खोला और मुझे इस दुनिया से मुक्ति दिलाई है। मैं अपने दुख और दर्द के कारण अपने ही समय में फंस चुकी थी और इस दुनिया से आज़ाद नहीं हो पा रही थी, पर तुमने मुझे आज़ाद करा दिया और मुझे मेरे इस दुख और दर्द भरी ज़िंदगी से मुक्ति दे दी है। इसी के साथ तुमने अपने गांव को भी मेरे श्राप से मुक्त कर दिया है। रूपा के इतना बोलते ही मेरी आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी और सब कुछ गायब हो गया। दूसरे दिन मैंने अपने आप को अपने बिस्तर पर ही सोया हुआ पाया। सुबह मेरी अचानक से आंख खुली तो मैंने मृदुल से पूछा, कल रात क्या हुआ था? रूपा दीदी के जाने के बाद तुझे पता है क्या? तो मृदुल ने कहा, कल रात के बारे में मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि हम गांव की कहानी का सच जानने के लिए इंतजार कर रहे थे और सो गए। उसके बाद हम लोग सुबह ही उठे हैं। इस बात से मुझे ये पता चला कि मृदुल को कल रात का कुछ भी याद नहीं था। मैंने भी उसे इस बारे में कुछ भी ना बताना ही सही समझा। मुझे नहीं पता मैं कल रात कैसे बच गया, शायद इसीलिए क्योंकि मैंने उन्हें मुक्ति दिला दी, या फिर उन्होंने मुझे एक नादान बच्चा समझकर छोड़ दिया।
खैर, जो भी हुआ हो, इस हादसे के बाद गांव में इस बारे में कोई बात नहीं करता था। ऐसा लग रहा था जैसे गांव के सभी लोग रूपा की कहानी को भूल गए थे। पर हैरानी की बात तो ये थी कि मेरी घटना के बाद दोबारा कभी भी कोई अजीब घटना गांव में नहीं हुई। मैंने भी इस रात के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। आज इस घटना को 20 साल बीत चुके हैं, पर यह घटना आज भी मेरे जहन में बिल्कुल जिंदा है। रोहन स्टेशन से बाहर निकला। गाड़ी रात के 12 बजे स्टेशन पहुंची थी। वो स्टेशन पर उतरने वाला अकेला यात्री था। नानोता नाम के इस छोटे से स्टेशन पर इतनी रात को आखिर कौन उतरता। यहाँ से सबसे नजदीकी गांव 3 किलोमीटर दूर था और रोहन को बड़गांव जाना था, जो कि वहां से 5 किलोमीटर दूर था। रोहन को लेने गांव से चाचा जी आने वाले थे और उसने वहां पर 20 मिनट इंतजार किया, पर जब कोई नहीं आया तो उसने पैदल ही जाने का निश्चय करा। रोहन जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था। सर्दियों की रात थी और चारों ओर घना कोहरा था। 2 हाथ की दूरी का भी दिखाई नहीं दे रहा था। रोहन के पास एक ही बैग था। सुबह ही उसे दादाजी की मृत्यु का समाचार मिला तो वो फौरन गांव के लिए चल पड़ा और थोड़ी दूर चलकर ही उसकी सांसें फूल गई। तभी उसे झाड़ियों में कुछ सरसराहट सी महसूस हुई तो वो रुक गया। कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं, उसने मन में सोचा और चौकन्ना हो गया। उसने अपनी कोट की जेब पर हाथ लगाया और रिवॉल्वर को स्पर्श करके उसे थोड़ी हिम्मत मिली। वो जानता था स्टेशन से घर का रास्ता जंगल से जाता है, इसीलिए उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर अपने साथ रख ली थी। वो कुछ देर रुका और चारों तरफ शांति फैली रही। केवल हवा चलने की आवाज कानों में गूंज रही थी और उसने अपना मफलर ठीक करा और बैग उठाकर वापस चलने लगा। उसने अब दोबारा महसूस करा कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। चलते चलते वो रुक गया और अंधेरे में निगाहें जमा कर इधर उधर देखने लगा, पर कोहरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वो फिर से चल पड़ा। कुछ देर में उसे फिर से वही लगा कि कोई तो है जो उसके आसपास है। रोहन बिना रुके चलता रहा। 2 मिनट बाद वो एकदम पलटा तो कोई झाड़ियों में घुस गया। रोहन कोहरे की वजह से ठीक से देख तो नहीं पाया कौन है, पर उसे ये यकीन हो गया कि कोई तो उसके पीछे है। रोहन ने कुछ कदम पीछे करे और वो बोला, तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ। झाड़ियों में कोई हलचल नहीं हुई। रोहन ने अपनी बात दोहराई, कोई जवाब नहीं मिला। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं गोली चला दूंगा। रोहन ने रिवॉल्वर हाथ में ले ली थी। अब भी कोई सामने नहीं आया। रोहन ने कुछ सेकंड्स इंतजार किया और फिर बिना गोली चलाए आगे चल दिया। जब कुछ दिख ही नहीं रहा था तो गोली किस पर चलाता। अब वो काफी दूर चल दिया था, पर अब कोई आवाज नहीं थी। शायद उसकी धमकी काम कर गई थी और पीछा करने वाले ने अपना इरादा बदल लिया था। वो मन ही मन मुस्कुराया। तभी एक बूढ़ा अचानक उसके सामने आया और रोहन का दिल जोर से धड़का और वो एक कदम पीछे हट गया। उसने सफेद धोती कुर्ता पहना था और आधा सर गंजा और पीछे सफेद सफेद बाल। चेहरे पर ग्रामीणों सी सहज मुस्कान। सुनसान रास्ते पर एकाएक उसे देखकर रोहन डर गया। साहब, कहाँ जाना है? बूढ़े ने पूछा। ओ, बड़गांव, राहुल ने कहा और फिर बूढ़े से पूछा, और आपको कहाँ जाना है? इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हैं आप? राहुल ने एक साथ कई सवाल करे। मेरा तो गांव पास में ही है, बेटी से मिलने उसके गांव गया था। वापसी में कोई सवारी नहीं मिली तो पैदल ही चल दिया। बेटा, तुमको इतनी रात को इस जंगल से पैदल नहीं जाना चाहिए। क्यों? बेटे, इस जंगल में पिशाचों का राज है और वो इंसानी गंध दूर से ही सूंघ लेते हैं। इंसानी खून पीना उन्हें बहुत पसंद है और रात को इस इलाके में घूमना अपनी मौत को दावत देना है। बूढ़ा कुछ रहस्यमय अंदाज में बोला। रोहन बुरी तरह कांप गया। उसने भी बचपन में पिताजी से इस इलाके में पिशाच की बातें बहुत सुनी थी और उन कई सारे किस्से भी सुने थे, पर अब वो उन्हें भूल चुका था।
वरना वो रात में यहाँ आने का रिस्क कभी नहीं लेता। सहसा उसे वो सारे किस्से याद आ गए जो उसके पिताजी ने उसे सुनाए थे। एक बहुत लंबा पिशाच होता है जो रूप बदलने में माहिर होता है। कई बार वो अपने शिकार के रिश्तेदार का रूप बनाकर उसे जंगल ले जाकर उसका खून पी लेता है, उसकी खोपड़ी की माला पहनता है और आंखें निकालकर अपने माथे पर लगाता है तिलक की तरह। पिताजी की सुनाई ये बातें याद करके रोहन का हलक सूख गया। कहाँ खो गए साहब? बूढ़े की आवाज से रोहन का ध्यान भंग हुआ। उसने एक बार फिर बूढ़े को घूर कर देखा। नहीं नहीं, ये पिशाच नहीं हो सकता। पिशाच तो बहुत भयानक होते हैं। रोहन ने मन ही मन खुद को तसल्ली दी। थोड़ा आगे बढ़े तो बूढ़ा बोला, साहब यहां से दाईं ओर एक रास्ता जाता है। ये रास्ता छोटा है, जल्दी पहुंच जाएंगे। रोहन हिचकिचाया। वो कुछ कहता उससे पहले ही बूढ़ा उधर मुड़ गया और रोहन को अकेले जाने से बूढ़े के साथ जाना ठीक लगा। तभी उन्हें कुछ दूरी पर कोई साया दिखाई दिया और रोहन एकदम रुक गया। बूढ़े को भी चुपचाप रहने का इशारा किया उसने और बूढ़ा रोहन के कान में फुसफुसाया, साहब सावधान, इस जंगल में किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है। रोहन ने जेब में हाथ डाला और पिस्तौल को कसकर पकड़ लिया और वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ गए। पास पहुंचे तो देखा वो कोई 30-32 साल की स्त्री थी। वो इन दोनों को देखकर डर गई और सहम कर पीछे हटने लगी। घबराओ नहीं, उसके चेहरे पर डर की लकीरें देखकर राहुल ने बोला, इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? बूढ़े ने सख्त आवाज में पूछा। पास वाले गांव में मेरी बहन रहती है, उसके घर जा रही थी। जिस बस से आ रही थी वो रास्ते में खराब हो गई, इसलिए अंधेरा हो गया और रास्ता भटक गई, इसलिए यहाँ पेड़ के नीचे रात बीतने का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, आप हमारे साथ चलो, हम आपको छोड़ देंगे, रोहन ने कहा। साहब यहाँ पर किसी की बात का विश्वास करना ठीक नहीं, बूढ़े ने कहा। तभी पास ही कहीं कुत्ता रोने लगा और वो औरत और घबरा गई और बोली, आप लोग भले आदमी लगते हो, मुझे साथ ले चलो, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? रोहन ने कुछ सोचा और कहा, आप जाइए। थोड़ी देर चलने के बाद बूढ़ा बोला, एक कहानी सुनाता हूं साहब, रास्ता आसानी से कट जाएगा। रोहन ने हाँ में सर हिलाया। बूढ़े ने कहानी सुनानी शुरू करी। एक बार मेरा एक मित्र रात को इसी जंगल से आ रहा था। उसे आधे रास्ते में अपने गांव की एक स्त्री भटकती हुई मिली। उसके गांव जाने के लिए उसने साथ ले लिया और थोड़ी दूर जाने के बाद वो स्त्री एक भयानक पिशाच में बदल गई और उस पिशाच का रंग एकदम लाल था। कद लगभग 25 से 30 फुट रहा होगा और आंखें एकदम बड़ी बड़ी। उसके दांत बड़े बड़े और नुकीले थे और उसके लाल चेहरे पर उसके काले दांत बड़े भयानक लग रहे थे। गले में खोपड़ियों की माला थी और उसके इस भयानक रूप को देखकर उसने भागना शुरू कर दिया, पर उस पिशाच ने अपने हाथ लंबे करने शुरू कर दिए और वो बहुत तेज भागा, पर पिशाच के लंबे हाथों ने उसे पकड़ ही लिया और तभी उनके साथ की झाड़ियों में तेज हलचल हुई। तभी तेजी से कुछ भागता हुआ उनकी ओर आया और रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। माथे पर पसीने की कुछ बूंदें साफ दिखाई दे रही थी और औरत घबराकर रोहन के पीछे छुप गई। वो एक भेड़िया था और वो उनसे 4 या 5 फीट दूर रुक गया। फिर उसने भयानक आवाज में रोना शुरू कर दिया और तेजी से वापस लौट गया। रोहन की सांसें काफी तेज चल रही थी और उससे भी तेज चल रहे थे उसके विचार। क्या यह बूढ़ा सही कह रहा है? क्या यह औरत पिशाच है? राहुल ने पलटकर औरत को ध्यान से देखा। नहीं नहीं, ये तो शरीफ घर की लगती है, पर बूढ़ा कह रहा था कि यहाँ पर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही है तो ये बूढ़ा भी तो पिशाच हो सकता है। रोहन ने सोचा, क्या करूं? वो भी ये सोच ही रहा था कि सामने से एक कार की लाइट आती दिखाई दी और पास आकर वो गाड़ी रुक गई तो उसमें से राहुल के चाचा जी निकले। माफ करना बेटा, गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए समय से स्टेशन नहीं पहुंच पाया।
आओ जल्दी गाड़ी में बैठो। चाचा जी बोले, इन्हें भी उधर ही जाना है, इन्हें साथ ले लेते हैं। रोहन ने चाचा जी के पैर छूते हुए बोला, पर मैंने इन्हें कभी अपने इलाके में नहीं देखा। रात को जंगल में किसी अनजान पर विश्वास करना ठीक नहीं। रोहन के कान में ये शब्द हथौड़े की तरह बजे। किस पर विश्वास करूं? पिशाच तो कोई भी हो सकता है। पिशाच किसी का भी रूप धर कर आ सकता है। क्या इनमें से कोई पिशाच है? राहुल सोचने लगा, ये बूढ़ा, औरत, या फिर चाचा जी, या फिर तीनों। बस करो, बच्चों को कभी कोई अच्छी कहानी सुनाया करो। लोग बच्चों को वीर महापुरुषों की कहानी सुनाते हैं और एक ये हैं, बच्चों को भूत पिशाच की कथा सुना रहे हैं। बच्चे को जैसी कहानी सुनाओगे उस पर वैसा ही अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। श्रीमती जी ने कमरे में आते ही टॉन्ट मारा। दादी, कहानी अब तो क्लाइमेक्स पर पहुंची है। आपने दादाजी को रोक दिया। दादाजी बताओ ना, उनमें पिशाच कौन था? सनी ने कोथूल से पूछा। रात के 12 बज गए हैं, अब कोई भूत पिशाच की बात नहीं करेगा। सनी, जाओ और सो जाओ, बाकी कहानी सुबह सुनना। श्रीमती जी ने अपना आदेश सुनाया और सनी ने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। बेटा, बाकी कहानी सुबह सुनाऊंगा। श्रीमती जी का विरोध करने का साहस मुझ में भी नहीं है। अगले दिन सुबह होते ही सनी मेरे कमरे में आया और मेरे गले में बाहें डालकर बोला, दादाजी सुनाइए ना, उन तीनों में पिशाच कौन था? मैं हंसा और मैंने सनी से कहा, तुझे पता है रोहन कौन था? नहीं दादाजी, क्या मैं रोहन को जानता हूं? बेटा, इस कहानी में रोहन मैं हूं और ये घटना 30 साल पहले मेरे साथ ही घटी थी। सनी की आंखें हैरानी से फैल गई। दादाजी, आप, ये सब आपके साथ हुआ था? हाँ बेटा। उन तीनों में पिशाच कौन था? मुझे सारी रात नींद नहीं आई। जल्दी से सस्पेंस खोलिए। बेटा, अगर उन तीनों में कोई पिशाच होता तो तेरे दादाजी तुझे कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होते। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, अच्छा वो उनमें से कोई पिशाच नहीं था। सन्नी ने मेरे गले लगते हुए कहा, क्या सच में उस जंगल में कोई पिशाच था? उसने अगला सवाल करा। ये भूत प्रेत पिशाच कुछ नहीं होते बेटा, ये सब हमारे मन में बैठे हुए डर हैं जो मनगढ़ंत किस्से सुनने की वजह से हमारे मन में बैठ जाते हैं। मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए उत्तर दिया। मैंने कल रात फैसला कर लिया था कि अब सनी को भूत पिशाच की कहानियां कभी नहीं सुनाऊंगा। आज से मैं सिर्फ उसे अपने देश के महापुरुषों की कहानियां सुनाऊंगा जिससे वो अपने देश के बारे में जान सके। और इसी कारण मैंने कहानी को एक सुखद मोड़ दे दिया, वरना असल सच्चाई तो मैं ही जानता हूं। कभी कभी बीवी की बात से सहमत होने में कोई बुराई नहीं होती। श्रीमती जी की बात से प्रेरणा लेकर मैंने सनी के लिए सभी भूत प्रेतों और पिशाचों का अंत कर दिया था। वैसे आपकी राय क्या है? उन तीनों में से पिशाच कौन था? अपना उत्तर मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरीज। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो पे हम करते हैं 300 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी बेहतरीन हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।